उन प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को अध्याय प्रथम समाप्त होने पर जो अंत में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, मैं उन प्रश्नों को हल करने के लिए पूरा यह एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप तक आपने इस चैप्टर में, आर्थिक विकास के इस चैप्टर में निम्नलिखित पॉइंट्स को पढ़ा, जिसमें भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न लक्ष्य हैं, समाज में अलग अलग व्यवसायिक वर्ग, उनकी क्या क्या विकास की अपेक्षाएं हैं, आय के साथ साथ अन्य कौन से भी लक्ष्य होते हैं किसी भी देश के अंदर लोगों के विकास के, और फिर सब मिलाकर के राष्ट्रीय विकास की अवधारणा कैसे तय होती है, उसको आपने देखा कि आय के अतिरिक्त अन्य राष्ट्र के विकास को समग्रता से देखने के लिए, मानव के जीवन के उत्थान के लिए, उसके आर्थिक कल्याण के लिए कौन कौन से तत्व शामिल किए जाने चाहिए, जिससे एक पूर्ण रूप से विकास की तस्वीर, विकास का चित्र प्रस्तुत हो। और राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में आपने पढ़ा, और फिर अन्य घटक, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी घटकों को सही तरीके से समझने के लिए कैसे विभिन्न देशों व राज्यों की तुलना की गई, और उसके आधार पर विश्लेषण करके स्पष्ट किया गया कि आर्थिक विकास की समझ में क्या क्या आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मानक घटक शामिल किए जाने चाहिए। इसके बाद सार्वजनिक सुविधाएं, जो आय के अतिरिक्त दो घटक हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी देश की सरकार द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं के माध्यम से किस प्रकार लोगों को प्रदान करना, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना होता है। तो सार्वजनिक सुविधाओं के संदर्भ में आपने पढ़ा। फिर मानव विकास, जो विश्व बैंक के द्वारा ज्ञात करने के लिए, मानव विकास के लिए जो विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट जारी की गई, उसके बारे में आपने पढ़ा, जिसमें विश्व बैंक ने अपने विकास रिपोर्ट में केवल आय को ही शामिल किया। तो इसको पढ़ा आपने, इसको जाना आपने। और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत ये आपने पढ़ा कि मानव विकास सूचकांक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर, और इनरोलमेंट रेशियो कि एक निश्चित आयु तक अमुक देश में कितने बच्चे 15 वर्ष तक की आयु तक विद्यालयी शिक्षा के लिए नामांकित हैं, उसके स्तर को, फिर जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, इन सब के परिप्रेक्ष्य में घटकों को शामिल करके कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विकास कार्यक्रम है वो मानव विकास सूचकांक निर्मित करके विभिन्न देशों की तुलना करता है और रिपोर्टिंग करता है कि कौन देश किस पायदान पर विकास के खड़ा है, क्योंकि अंततः मनुष्य का विकास ही लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक के विभिन्न घटकों को आपने पढ़ा, और अंत में सतत पोषणीय विकास की, विकास की इस दौड़ में, प्रक्रिया में जो तकनीकें आईं, उस तकनीकों का प्रयोग करके हमने जल, जमीन, जंगल, जानवर, खनिज संसाधनों का, जिसको कहते हैं इस तरह से अविवेकपूर्ण तरीके से अपनी, जिसको कहते हैं नीड को नहीं, ग्रीड को, हमारी आवश्यकता नहीं बल्कि हमारी लालच को पूरा करने के लिए इस गति से पूरी दुनिया ने प्रयोग किया, जिससे विकास तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पारिस्थितिकीय असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और पर्यावरण प्रदूषण पैदा हुआ, जिसके कारण सतत धारणीय या सतत पोषणीय विकास, धारणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ, और जिसको अपनाने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें आपको बतलाया गया धारणीय विकास में। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ, और फिर लास्ट में आपके ये एक्सरसाइज, बीच में हमने कई असाइनमेंट आपको दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि तालिकाओं के माध्यम से अध्ययन करके आपने ये तैयार किया होगा जो बीच में मैंने असाइनमेंट आपको दिया है। अब आपका लास्ट में पूरे अध्याय को पढ़ने के पश्चात ये अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, और अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं कि कौन कौन से घटक शामिल किए जा सकते हैं
किसी देश के विकास को मापने के लिए। और पड़ोसी देशों में मानव विकास सूचकांक, मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। इसके लिए आपको पीछे दी गई तालिकाओं में भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके बारे में दिया गया विवरण, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। और फिर प्रति व्यक्ति आय, तीसरा प्रश्न जो है यह प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का तरीका है। ये बहुत ही सरल तरीका है कि कैसे हम प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ परिवारों की आय दी गई है। एक परिवार की अगर इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है, अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या है, यह दिया गया है उत्तर। इसको लगाइए, सॉल्व करिए। चौथा प्रश्न जो है वो विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं कि विश्व बैंक, आप लिख सकते हैं विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए जो सबसे प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है वह है प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में। तो यह प्रयोग करके विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करता है विश्व बैंक। अब दूसरा है कि अगर इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसकी प्रमुख सीमाएं यह हैं कि यह शिक्षा के स्तर तथा स्वास्थ्य के स्तर जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों को मानव विकास को ज्ञात करने में शामिल नहीं करता है, जबकि ये भी आय के साथ साथ जीवन को जीने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बातें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं हमारी आवश्यकताओं में जितना कि आय। और विश्व बैंक इनको शामिल नहीं करता है, केवल प्रति व्यक्ति आय को शामिल करता है, इसलिए इसकी यही प्रमुख सीमा है। और पांचवा प्रश्न आपका है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व के मापदंड से अलग है। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व के मापदंड से अलग है। इसमें प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में और छात्र नामांकन अनुपात, अर्थात 14 वर्ष की आयु तक किसी देश के बच्चे कितने प्रतिशत बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं 14 वर्ष की आयु के बाद, तो इनरोलमेंट रेशियो जो है उसको शामिल करता है। और साथ साथ फिर यह लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा कि एवरेज एज किसी भी देश में लोगों की क्या है, और ये रिफ्लेक्ट करता है वहाँ की सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाएं। तो अमुक देश की सरकार अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है तो इसका मतलब है कि उस देश में से विकास हो रहा है, और विकास का हो रहा है इसलिए माना जाएगा क्योंकि वह स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें मानव को, अपने देश के नागरिकों को अमुक सरकार उपलब्ध करा रही है, इसलिए यह अन्य देशों की तुलना में ये एक मापदंड अलग है। तो यूएनडीपी का जो ये विकास कार्यक्रम है उसमें जो मापदंड किया जाता है। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। देखिए, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, विश्लेषण करने के लिए सामान्यतया हम औसत का प्रयोग करते हैं। जैसे देखा जाए कि भारत के लोगों की औसत लंबाई लगभग 5.5 फीट है, तो इस पुरुषों की औसत लंबाई 5.5 फीट है, तो इससे ये एक कुल मिलाकर के धारणा बनती है कि अधिकांश लोगों की लंबाई 5.5 फीट के आसपास है। तो अगर हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं औसत का, अगर हमें किसी राज्य की आमदनी ज्ञात करनी है कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है, कैसा उनकी आय का स्तर है, तो उसके लिए औसत ही एक सबसे बेहतर तरीका है जिससे यह रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि अमुक राज्य के लोगों की आमदनी, अधिकांश लोगों की आमदनी इसी औसत के आसपास इर्द गिर्द रहती है। तो औसत का प्रयोग इसलिए हम करते हैं क्योंकि वह जितना भी समग्र
है उसका एक कुल मिलाकर के पिक्चर दे देता है कि अधिकांश सूचनाएं, डाटा इसी के आसपास हैं। इनके प्रयोग करने की क्या सीमाएं हैं, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। जैसे देश क और देश ख था, इसकी सीमाएं ये आपके इसमें दिया हुआ है। इसके दूसरे पार्ट को, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को जानने के लिए, इसकी सीमाओं को जानने के लिए आप यहाँ ये देखिए इस सारणी को, जिसमें दर्शाया गया है दो देश क और ख करके, कि ये इस सारणी को आप देख सकते हैं, जिसमें दो देशों को दर्शाया गया है। देश का तो दो देशों की तुलना, तालिका 1.2 का अध्ययन करेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसमें देखिए दोनों देशों की आमदनी 10,000 के आसपास, 10,000 है, लेकिन देश ख में कुल 5 आदमी हैं तो 4 आदमियों की आमदनी बिल्कुल कम है और 5वें की बहुत ज़्यादा है। और देश क में लगभग सभी नागरिकों की, 5 नागरिकों की आमदनी, औसत आमदनी औसत के आसपास ही है। तो औसत की अपनी ये सीमा है कि कभी कभी यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है, जिसको कहते हैं विचरणशीलता। पर औसत से कोई एक अंक कितना दूर है इसको बताने में, जैसे 10,000 दोनों देश की आमदनी प्राप्त हुई, लेकिन यह आप नहीं समझ पाए कि देश ख में 4 व्यक्ति जो हैं वो 10,000 से कितने नीचे हैं, औसत से कितने नीचे हैं, 9,500। यानी व्यक्तिगत विस्तार, दूरी, विचरणशीलता, वेरिएबिलिटी एवरेज से कितनी है एक एक नागरिकों की, यानी एक एक इकाइयों की, इसको औसत बताने में कभी कभी असमर्थ हो जाता है। यही इसकी सीमा है। इसलिए औसत से विकास मापने में कभी कभी हमें व्यक्तिगत इकाइयों का, विचरणशीलता का वास्तविक पता नहीं चल पाता, जिसके कारण औसत से प्राप्त निष्कर्ष कभी कभी सही नहीं होते हैं। तो एवरेज जो दिया गया है इसमें कि उसकी क्या सीमाएं हैं, प्रश्न नंबर 6 के आंसर है। इसके प्रयोग करने क्या क्वेश्चन, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आप इसमें देश क और देश ख के उदाहरण को देकर के अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए, आप चर्चा कीजिए। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि केवल प्रति व्यक्ति आय ही नहीं, जीवन का और भी आवश्यक तत्व जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य है, उस सबको, तीनों घटकों को मिला करके विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य भी हमारे जीवन में उतना महत्व रखता है। यदि हम इसकी अनदेखी कर देते हैं तो संपूर्ण रूप से विकास का सही मापन नहीं हो पाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपका कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आपने ऊर्जा के परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय स्रोतों को विज्ञान में भी पढ़ा होगा, भूगोल में भी पढ़ा होगा। तो आप साइंस और ज्योग्राफी में जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है वह यहाँ पर ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत में क्या क्या शामिल होता है, गैर परंपरागत स्रोतों में क्या क्या शामिल होता है। फिर दूसरा वर्गीकरण आप कर सकते हैं, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इन चारों को विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जो आपने पढ़ा है यहाँ उसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो इसको होमवर्क में आप करिए, ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष के पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। यदि हम इसी गति से खास करके कच्चे तेल का उपयोग करते जाएंगे तो आज से 50 वर्ष के बाद सारी दुनिया से कच्चे तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि ऊर्जा के, कच्चे तेल के विकल्प
की खोजने की कोशिश की जानी चाहिए। ऊर्जा के रूप में जो हम कच्चे तेल का प्रयोग कर रहे हैं, फॉसिल्स फ्यूल जीवाश्म ईंधन का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसके स्थान पर ऐसी तकनीक विकसित की जाए जिसमें हम फॉसिल्स फ्यूल की जगह अन्य किसी वैकल्पिक साधन का स्रोत का उपयोग करें, ताकि 50 वर्षों के बाद जो ये बहुत विशाल संकट पैदा होने वाला ये ना हो सके। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बताया था कि जब भी धारणीयता की बात आती है, जन, जमीन, जंगल, जानवर, हमने नई तकनीक से प्राकृतिक संसाधनों का विकास की इस दौड़ में इस प्रकार उपयोग किया कि भावी पीढ़ी के लिए हमारे जल, जमीन, जंगल, जानवर, खनिज संसाधन, कच्चे तेल की कमी उत्पन्न हो जाने का खतरा बन गया है। तो एक तो भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों की कमी का खतरा बन जाता है विकास की इस प्रक्रिया में, विकास की इस दौड़ में, साथ साथ पर्यावरण का प्रदूषण, चाहे वो जल का प्रदूषण हो, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि का प्रदूषण हो, तो प्रदूषण का स्तर भी तेज़ी से बढ़ता जाता है। तो इस तरह से भावी पीढ़ी के लिए ये विश्व में संकट पैदा हो जाता है, जो यह विवश कर देता है कि हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए वर्तमान में, जिससे भावी पीढ़ी के लिए न साधनों का संकट पैदा हो और वर्तमान में पर्यावरण का प्रदूषण न हो। यानी हमारे जल, हमारी ज़मीन, हमारा जंगल, हमारे जानवर, हमारे जीव जंतु, हमारे खनिज संसाधन, हमारे कच्चे तेल आदि का भंडार संरक्षित, सुरक्षित हो और न ध्वनि प्रदूषण हो, न जल प्रदूषण हो, न वायु प्रदूषण हो, और जिसके कारण लोगों की अनेक तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा होती हैं, वो न हो। तब जब ऐसी विकास की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो उसे धारणीयता का विकास कहते हैं। इसका उत्तर आप इस प्रकार से बना सकते हैं। उसी संदर्भ में जुड़ा हुआ है कि धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इस संबंध में मैं आपको महात्मा गांधी जी का उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे संसाधन हमारी नीड को पूरा करने के लिए हैं, ग्रीड को नहीं। इसीलिए गांधी जी इको फ्रेंडली वातावरण की बात करते थे, और जो भी उनकी पारंपरिक तरीके थे जीवन जीने के, कि चाहे जल हो, ज़मीन हो, जंगल हो, जानवर हो, उनका उतने उपयोग हमें करना है जिससे कि ये हमारी आवश्यकता को पूरा करें और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हों और प्रदूषण न हो। तो यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए, जिसकी चर्चा मैंने अभी जस्ट 9वें प्रश्न के संदर्भ में की है। तो 9वां और 10वां प्रश्न लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है, धारणीय विकास से ही है। और पुस्तकों में, और आप अगर और अधिक जानना चाहें तो आप सर्च करके नेट पे, गूगल के माध्यम से इस संदर्भ में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 10, प्रश्न 11, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आप अपने आसपास देख रहे हों। अब ये पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण की गिरावट, चाहे वो हमारे वनों की कटाई हो, चाहे हमारे जल संकट की बात हो कि डीप बोरवेल करके अंडरग्राउंड वाटर को हम बिना रिचार्ज किए डिस्चार्ज इतना कर रहे हैं, या उद्योगों का कचरा सारा नदियों में मिल रहा है जिससे फ्लोरा और फ्यूना और बहुत सारे जलीय जीव जंतुओं की प्रजातियों का नाश हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं, और जल प्रदूषित होता जा रहा है जिससे कि पीने के पानी की संकट पैदा हो रहा है। इस तरह से आप विज्ञान में भी और आए दिन रोज़मर्रा पेपर में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में आप देखें कि आजकल पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो जल संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है, तो वृक्षारोपण, वन महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, और तमाम इको फ्रेंडली सोशल मीडिया पर तमाम स्लोगन्स दिए जा रहे हैं कि हम पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करें। अपने नदियों में प्रदूषण के लिए आपने देखा कि गंगा प्रदूषण योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही, गंगा को बिल्कुल प्रदूषित नहीं करना है। इसको रोकने के लिए अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा कि जिस तरह से कोरोना
वैश्विक महामारी के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने आम चर्चा शुरू कर दी कि कुछ भी हो 10 साल के प्रदूषण को 2 साल के दुनिया के लॉकडाउन ने उसको ठीक कर दिया। कई बार तो लोग ये तर्क दे रहे थे कि ये वायरस इसीलिए आया है ताकि पर्यावरण का प्रदूषण, आदमी ने इतना प्रदूषित कर दिया है कि पर्यावरण का प्रदूषण बंद हो जाए। तो इस तरह से 10वें प्रश्न का और 11वें प्रश्न का आप आंसर, इसमें बहुत कुछ आप अपने स्रोतों से नेट के माध्यम से कलेक्ट करके, विज्ञान के माध्यम से, भूगोल में जो आप कंटेंट पढ़ते हैं उसके माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत बेहतर तैयार कर सकते हैं। अब है प्रश्न 12वां और 13वां। आप तालिका 1.6 जो ऊपर दी गई है, प्रत्येक मद के लिए ज्ञात कीजिए कौन सा देश सबसे ऊपर है, कौन सा देश सबसे नीचे है, कौन सा देश सबसे नीचे और कौन सा देश सबसे ऊपर है। तालिका 1.6 में यहाँ दिया गया है। तो इस तरह से ये तालिका 1.6 में भारत, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सबको आप इस तालिका का अध्ययन करके इस प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं 12वें प्रश्न का। और इसके बाद सबसे लास्ट में अंतिम प्रश्न है बॉडी मास इंडेक्स के संदर्भ में भारत के 3 राज्य केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और सभी राज्यों का औसत ये दिया हुआ है। तो नीचे की दी गई तालिका में भारत में वयस्कों 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष की आयु वाले जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स, शरीर का जो द्रव्यमान अनुपात है, सूचकांक है, सामान्य से कम है, BMI 18 kg पर स्क्वायर मीटर का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 15-16 में देश के विभिन्न राज्यों का एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क, केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तरों की तुलना कीजिए। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि देश में लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति अल्प पोषित क्यों है? यद्यपि यह तर्क दिया जा सकता है कि देश में पर्याप्त खाद्य हैं, माने पर्याप्त खाद्यान्नों का उत्पादन होने के बाद भी हर 5वां व्यक्ति अल्प पोषित है, कुपोषण का शिकार है। अपने शब्दों में विवरण दीजिए, आपको ये तैयार करना है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज के ये 13 प्रश्न आपको दिए गए हैं। इसके साथ साथ अतिरिक्त परियोजना कार्य भी आपकी पुस्तक में दिया है, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो पूरी तरह से ये प्रश्न, ये प्रथम अध्याय आर्थिक विकास की समझ और इसके समस्त